स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लूसेंट सामान्य ज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, उसके बाद विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है हमारा भूगोल। भूगोल में विश्व के भूगोल के साथ फिर हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर है हमारा संविधान। फोर्थ चैप्टर है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। फिफ्थ चैप्टर है भौतिक विज्ञान। सिक्स कंप्यूटर। सेवेंथ चैप्टर है हमारा रसायन विज्ञान। एट्थ चैप्टर है हमारा जीव विज्ञान। नाइन्थ चैप्टर है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और 10th चैप्टर है विविध। लास्ट चैप्टर है हमारा खेलकूद। तो हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। तो ये एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा? महाकाव्य तथा पुराणों में अपने भारत को क्या कहा गया? भारतवर्ष। नेक्स्ट। ओके। और यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया? भारत की संतान या भारतीय। ठीक है। नेक्स्ट, यूनानियों ने भारत को क्या कहा है? यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है। और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने देश को हिंद या हिंदुस्तान कहा है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत चार प्रकार के हैं। पहला हमारा धर्म ग्रंथ है, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता हैं या वेदों की जिन्होंने रचना की है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेदों की संख्या कितनी है? कुल 4 हैं वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। बालखिल्य पाठ में 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है और सूक्तों की संख्या है 128 और ऋचाएँ हैं 10,462। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले यानी जो ऋग्वेद को पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहा जाता है। उन्हें होत्र कहा जाता है। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और आर्यों का इतिहास के बारे में जानकारी मिली है।
ऋग्वेद से आर्यों के विषय में जानकारी मिली है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तीसरा मंडल किसको समर्पित है? तीसरा मंडल है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और ये किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। तीसरे मंडल में हमारे लिए सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल जो देवता सोम का उल्लेख किया गया है इसमें। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं उनको खेल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें हमारे समाज की 4 वर्ण व्यवस्था बताई गई हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा को एक जो बताया गया है कहाँ से उत्पत्ति हुई है इन लोगों की। मुख से हुए हैं ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्य एवं विशेषाधिकारों का स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म सूत्र है इन चारों जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और अधिकारों का वर्णन करता है। और जो 52 अवतार में 3 पगों के व्याख्यान हुआ है उसका प्राचीनतम स्रोत हमारा ऋग्वेद है। 52 अवतार का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। यानी ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता हमारे इंद्र हैं, उनके लिए 250 ऋचाएं हैं और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद हमारा वेद है, इसके बाद शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन है। आइए यजुर्वेद को देख लेते हैं। षट्स्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता क्या कहते हैं? अधौर्य कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। इसका जो निर्माण हुआ है गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद हमारा संगीत का वेद है। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। जो सामवेद को पढ़ते हैं उन्हें उद्रात्र कहते हैं। इसे भारतीय संगीत, जैसा हमने बताया था, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र, सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसमें ज़्यादा न याद करके मुख्य चीज़ें हैं और वेदों, रोग निवारण, तंत्र मंत्र और जादू टोना और शाप वशीकरण का उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है हमारा, और सबसे नया वेद यानी बाद का वेद अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेद जो हैं उनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जो निम्न प्रकार है। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। 6 वेदांग हैं हमारे: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों की रचना किसने की है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इनमें से केवल 5 पुराण हैं उनमें राजाओं की वंशावली मिलती है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मत्स्य पुराण है हमारा, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है और भागवत पुराण है। इन 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है। वायु पुराण में गुप्त वंश का। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। 1 मिनट, आप लोग ध्यान होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है हमारा? मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने का, प्राचीन काल में जो स्त्रियां और शूद्र लोग होते थे उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो लोग पुराण पढ़ सकते थे, पढ़ भी सकते थे और सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। इस स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सा है? मनुस्मृति। यह शंगुकाल का मानक ग्रंथ है। मनुस्मृति में शंगुकाल का वर्णन किया गया है। नारद स्मृति गुप्त युग से संबंधित है। नारद स्मृति जो है वो हमारी गुप्त युग से संबंधित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां वर्णित हैं। जो जातक ग्रंथ है उसमें बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानियां हैं। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जो हीनयान हमारी बुद्ध की बौद्ध धर्म की एक शाखा है, उसका प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। जैन साहित्य को आगम कहा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन ग्रंथ का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जो जैन साहित्य है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से मिलता है। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है जिससे जैन साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। और प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है कल्पसूत्र से। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। जैन ग्रंथ हमारा एक भगवती सूत्र है जिसमें महावीर के जीवन कृत्यों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ ने किया था। जो संस्कृत साहित्य है उसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा है कलहड़ ने। कलहड़ द्वारा रचित है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कलहड़ ने। इसका संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास में वर्णन किया गया है और ये लिखी है हमारी कलहड़ ने।
अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चशनामा। चशनामा के लेखक हैं अली अहमद। अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की थी उसके लिए उसकी पुस्तक का नाम है चशनामा और ये लिखी है हमारी अली अहमद ने। अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इससे मौर्यों से पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्यों से पहले और मौर्य युगीन जानकारी मिलती है अष्टाध्यायी से। कात्यायन ने लिखी है गार्गी संहिता। एक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि तथा पुष्यमित्र संघ, जो पतंजलि थे पुष्यमित्र संघ के पुरोहित थे, इन्होंने लिखा है महाभाष्य, जिसमें संघों का इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य से संघों का इतिहास पता चलता है। ये किसने लिखा? पतंजलि ने। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र संघ के पुरोहित थे। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारियां। तो सबसे पहले यूनानी रोमन लेखक देख लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहले टेसिस देखते हैं। यह ईरान के राजवैद्य थे। टेसिस कौन था? ईरान की राजवैद्य। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, इसलिए इनका कारण अविश्वसनीय कर दिया गया है। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता कैसे कहते हैं? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। इनका भी विवरण अश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इसको भी उतना प्रमाणिक नहीं है। ये हेरोडोटस का जो लिखा है इन्होंने हिस्टोरिका प्रमाणिक नहीं है उतना। जो सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में हैं निरियाकस, आनेसिक्रिटस, आस्ट्यूबुलस के विवरण प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे? निरियाकस, आनेसिक्रिटस और आस्ट्यूबुलस। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में उल्लेख किया है। तो इंडिका किसने लिखी है? मेगास्थनीज में। और ये किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। और इसने विवरण किसके लिए लिखा है? मौर्य युग में लिखा है। और इसके डाइमेकस किसका राजदूत था? आंतियोकस का, जो सीरिया की राजा थी। डायोनीशियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में कौन आया था? डायोनीशियस। टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल किसने लिखी? टालमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? प्लिनी ने। और भारत का भूगोल टॉलमी ने। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में भारत आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक में है हमारे फायन। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। फायन कहाँ से आया था? चीन से आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। शुयंगन थे, ये 518 में भारत आए थे और इन्होंने 3 वर्ष तक भारत में रहे और यहाँ बौद्ध धर्म की
प्राप्तियां एकत्रित की। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया। इन्होंने लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचे। सबसे पहले ये कहाँ पहुंचे थे? कपिसा, भारतीय राज्य है कपिसा, वहाँ पर हुएनसांग आए थे। भारत में 15 वर्ष तक ठहरे थे। 645 ईस्वी में अपने देश चीन लौट गए थे। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आए थे। इनका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 138 देशों का विवरण, सीयूकी में 138 देशों का वर्णन है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध के राजे का नाम क्या था? शूद्र। हुएनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के जब हुएनसांग भारत आया था। राजा थे हर्षवर्धन और नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे शीलभद्र। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आइए अब अरबी लेखकों के बारे में अध्ययन करते हैं। अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसने राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अल-बरूनी किसके साथ आया था? गजनी के साथ, और इसने राजपूतकालीन समाज का उल्लेख किया है। तो इसकी पुस्तक का नाम किताबुल हिंद, तहकीक हिंद या भारत की खोज है। अन्य अरबी लेखक हैं हमारे तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कयुंगर एवं तयुंगर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तारानाथ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? कयुंगर और तयुंगर। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो ने पांड्य इतिहास के बारे में वर्णन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में बनाएंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है।